दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर 2025 को हुए बम धमाके की जांच में सुरक्षा एजेंसियों ने एक अहम खुलासा किया है। इस मामले में मौलवी इरफान अहमद नाम सामने आया है, जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और देवबंद उत्तर प्रदेश से मुफ्ती बनकर पहुंचा था। वो कश्मीर में सरकारी डी रेडिकलाइजेशन कार्यक्रमों में शामिल मौलवियों के बीच था, जो युवाओं को जिहाद मानसिकता से दूर रखने का दावा करते थे। लेकिन जांच में यह पता चला कि उसका असली मकसद युवाओं को कट्टरता की ओर मोड़ना था, यानी कि डी रेडिकलाइजेशन नहीं बल्कि रेडिकलाइजेशन उसका मकसद था। वो नौगाम श्रीनगर की नाइकबाग स्थित मस्जिद का इमाम था और स्थानीय युवाओं के बीच जिहादी मानसिकता फैलाने, उन्हें आतंकी संगठनों जैश ए मोहम्मद, तालिबान और अल-कायदा से जोड़ने का काम कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ में सामने आया है कि मौलवी इरफान अपने कट्टर विचारों को छुपाने के लिए हमेशा सार्वजनिक तौर पर आतंकवाद की निंदा करता था और कहता था कि इस्लाम में किसी इंसान को मारने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद वो गुप्त रूप से युवाओं को हथियारबंद करतब सिखाता था और अपने नेटवर्क का विस्तार करता था। वो कई स्थानीय स्कूलों में भी इस्लाम की शिक्षा देता और ऑनलाइन भी लेक्चर देता था, जिससे वो दिखावा करता था कि वो अहिंसा का प्रचारक है। पुलिस के साथ बैठकों में भी वो शामिल होता था और आतंकवाद का विरोध करता दिखाई देता था, जिससे उसकी दोहरी भूमिका एक बड़े फ्रॉड की तरह सामने आई है। मौलवी इरफान का कनेक्शन दिल्ली धमाके के मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी, एक सस्पेक्ट एमबीबीएस डॉक्टर से भी है। दोनों लंबे समय से जुड़े थे और एक साथ कई आतंकी साजिशों में शामिल बताए जा रहे हैं। इनके बीच साल 2021 में संपर्क हुआ और दोनों ने मिलकर आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाई। आईएनए ने इस सिलसिले में कई जगह छापेमार कार्रवाइयां की हैं और अन्य संदिग्धों की छापेमारी और गिरफ्तारी भी जारी है। जांच में यह भी पता चला है कि इसके तहत पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कई आतंकवादी वारदात समेत बड़े विस्फोट की साजिश रची गई थी, जिसमें 6 डॉक्टर, 2 मौलवी और कई अन्य गिरफ्तार किए गए हैं। विशेष रूप से मौलवी इरफान का यह गिरोह साल 2019 के बाद जारी डी रेडिकलाइजेशन मिशन के बगैर असली एजेंडा चला रहा था। वो जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों के सामने इस्लाम की सही व्याख्या करते हुए युवाओं को आतंकवाद से दूर रखने की बात करता, लेकिन पिछली सत्ता के नीचे वो उन्हें चरमपंथी विचारों से जोड़ने का काम करता था, यानी कि पूरी तरह से रेडिकलाइज करता था। उनकी ये चालाकी इतनी गुप्त थी कि नाइकबाग मस्जिद कमेटी के लोग भी उसे एक सामान्य और शांतिप्रिय मौलवी समझते थे, जिसे कभी किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि में आरोपित नहीं पाया गया। मौलवी इरफान की गिरफ्तारी 18 अक्टूबर 2025 को हुई थी। उसके घर से आतंकवादी पोस्टर्स बरामद हुए और जांच में उसकी संदिग्ध कनेक्शन की पुष्टि हुई। उसकी सरकारी जांच में यह भी पता चला कि उसने देवबंद के दारुल उलूम से मुफ्ती की पढ़ाई की और यह सोच लेकर आया था कि कश्मीर के युवाओं को कट्टरपंथी की ओर ले जाएगा। उसकी योजना थी कि कश्मीर में सॉफ्ट टारगेट बनाकर युवाओं को आतंकवाद के जाल में फंसाया जाए। इसके तहत वो अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन नेटवर्क के जरिए युवाओं की मानसिकता पर कब्जा करता रहा था। इसके अलावा मौलवी इरफान का नेटवर्क तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, जहां से उसे आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद के लोग सपोर्ट कर रहे थे। इन दोनों में उसके हैंडलर्स मौजूद थे, जो उसे धन, हथियार, सूचना प्रदान करते थे। एनआईए की जांच में पकड़े गए संदिग्धों से मिली जानकारी के मुताबिक इरफान का प्रभाव सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में फैले आतंकवादी नेटवर्क तक था। मौलवी इरफान की पकड़ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्र सरकार दोनों ने बड़ी सफलता मानी है। उनकी माने तो इरफान आतंकवादियों के लिए एक गुप्त नेटवर्क चला रहा था, जो युवाओं को आतंकवाद में शामिल करता और धमाकों की साजिश रचता था। इसके गिरोह में डॉक्टर उमर के साथ साथ डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल जैसे अन्य सदस्य भी शामिल थे, जिनकी गिरफ्तारी के बाद बड़ा जाल खुला। ये मामला जम्मू कश्मीर में जारी आतंकवाद और इसके पीछे के जाल की गंभीरता को दर्शाता है। साथ ही दिखाता है कि कैसे एक धार्मिक व्यक्ति अपनी मनोवैज्ञानिक दोहरी भूमिका निभाता रहा और कट्टरपंथ फैलाने का काम करता रहा। स्थानीय लोग और मस्जिद कमेटी के सदस्यों ने कहा कि उन्हें कभी नहीं लगा कि मौलवी इरफान कोई गलत काम कर भी सकता है, क्योंकि वो सार्वजनिक रूप से हमेशा अहिंसा का प्रचार कर रहा है और दूसरे कट्टरपंथियों का विरोध करता रहा। यह घटना इस ओर संकेत करती है कि आतंकवादी संगठन अब और भी ज्यादा चालाक और छिपे हुए तरीके से काम कर रहे हैं। दिल्ली धमाके की इस जांच से अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होगा और देश की सुरक्षा एजेंसियां ऐसे सभी खतरों को पहचान कर रोक पाएंगी। मौलवी इरफान की गिरफ्तारी एक बड़ा कदम है, लेकिन इस केस में अन्य संदिग्ध अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। कुछ गिरफ्तारियां जरूर हुई हैं। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। वहीं सुरक्षा एजेंसियां तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में मौजूद आतंकवादी हैंडलरों के खिलाफ भी अब कार्रवाई कर रही हैं।
इस मामले से यह भी सामने आया है कि कैसे सोशल मीडिया और ऑनलाइन माध्यमों का इस्तेमाल आतंकवादी संगठन युवाओं को प्रभावित करने और उन्हें जिहादी बनाने के लिए कर रहे हैं। मौलवी इरफान के ऑनलाइन लेक्चर्स इसी रणनीति का हिस्सा थे, जिनके जरिए वो युवाओं को अपनी बातों में फंसा रहा था। याद करिए, जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी भी कुछ इसी तरह धीरे धीरे ऑनलाइन लेक्चर्स के माध्यम से लोगों को रेडिकलाइज कर रहा था। जब इस बात का पर्दाफाश हुआ तो यही कारण है कि जमाते इस्लामी जैसे सामाजिक धार्मिक संगठन जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित हैं। अंततः इस घटना ने फिर से एक बार देश के सामने ये सवाल रखा है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए न केवल सुरक्षा एजेंसियों की मेहनत चाहिए, बल्कि समाज के अंदर जागरूकता, शिक्षा और सशक्त नियंत्रण की जरूरत है। कश्मीर को शांति की राह पर लाने के लिए ऐसी हरकतों की कड़ी निंदा करते हुए उन्हें रुकना होगा। यह तभी संभव होगा जब स्थानीय स्तर पर भी कट्टरता और आतंकवाद के खिलाफ पूरे समाज में जागरूकता बढ़े और सही मार्गदर्शन हो। इस मामले की आगे की जांच और गिरफ्तारियां लगातार जारी हैं और जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं उससे देश को उम्मीद है कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति यानी कि उनकी रिपीटिशन नहीं होगी और दिल्ली समेत पूरे भारत में नागरिकों की सुरक्षा बेहतर होगी। सुरक्षा एजेंसियां ये भी सुनिश्चित कर रही हैं कि इस प्रकार के कट्टरपंथी और आतंकवादी नेटवर्क को तहस नहस किया जाए ताकि देश की जनता भयमुक्त जीवन जी सके।